इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 7th का चैप्टर है आवर चेंजिंग अर्थ चैप्टर नंबर 3 जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है उसका पूरा मतलब रिवीजन करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि क्या है उस पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि हमारे पृथ्वी के बारे में कैसे बदल रहा है। ठीक है, तो देखिए समझिए। सबसे पहले पृथ्वी जो है ना छोटे छोटे प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। अर्थ का जो सबसे ऊपरी सतह है उसको कहते हैं लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। अर्थ का सबसे ऊपरी सतह जिसको कहते हैं लिथोस्फीयर। तो जो ऊपरी अर्थ का जो ऊपरी सरफेस है वो बहुत सारे प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। और जो वही प्लेट है ना हर साल कुछ मिलीमीटर यानी कि बहुत कम मात्रा में इधर से उधर खिसकते रहता है, जिसके कारण भूकंप या फिर मान लीजिए ज्वालामुखी आया या फिर पर्वत बन गया या फिर नदी बन गया या फिर समुद्र में कोई आकृति बन गई पत्थर वाली। तो ये कैसे होता है? लिथोस्फीयर जो होता है ना वो बहुत सारे प्लेटों से मिलकर बना होता है और वो प्लेट जब इधर से उधर गति करती है जिसके कारण मतलब अर्थ चेंज होता है। तो देखिए कितने प्लेटों से मिलकर, जैसे कि ये देखिए ये तो बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी छोटी प्लेटें हैं। ठीक है, तो समझिए जैसे कि यहाँ पे क्या है, इंडियन प्लेट। देखिए ये इंडियन प्लेट है ना, तो इंडियन प्लेट में सिर्फ इंडिया नहीं है, इंडिया यहाँ पर क्या आ जाता है, पाकिस्तान, यहाँ पे क्या आ जाता है, नेपाल। तो ये हो गया पूरा इंडियन प्लेट। ठीक, ये है यूरेशियन यानी कि यूरोप और एशियन प्लेट। वैसे ये है अफ्रीकन प्लेट। ठीक है, और प्लेट ज़रूरी नहीं है ये इतना महाद्वीप है तो इतना में ही रहेगा। प्लेट तो यानी कि समुद्र के अंदर भी तो ज़मीन है कि नहीं? तो समुद्र के अंदर भी ज़मीन है यानी कि वो भी तो प्लेट है, वो भी तो लिथोस्फीयर का पार्ट है। तो ये देखिए साउथ अमेरिकन प्लेट, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये कैरिबियन प्लेट। ठीक है, ये कोको प्लेट, ऐसे पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट कहाँ पे रहेगा? समुद्र के अंदर, क्योंकि पैसिफिक ओशन ना है तो समुद्र के अंदर भी तो ज़मीन होगा। तो ये सारे बड़े बड़े प्लेट है। ठीक है, इसके अलावा भी मान लीजिए यहाँ पे कोई छोटा प्लेट है, यहाँ पे कोई छोटा प्लेट है, यहाँ पे कोई छोटा प्लेट है, बहुत सारे छोटे छोटे प्लेट भी है। यानी कि अर्थ का लिथोस्फीयर बहुत सारे प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। और यही प्लेट जब गति करता है इधर से उधर तो भूकंप आता है और मान लीजिए ज्वालामुखी निकलता है, कहीं पे ज़मीन खसक गया तो लैंडस्लाइड हो गया, ये सब हो जाता है। और आप बताइए सबसे ज़्यादा अर्थ की कहाँ पे होंगी? मान लीजिए कोई आदमी ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट में यहाँ पे है, ठीक है, तो उसको भूकंप का अनुभव होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे भूकंप का अनुभव क्यों नहीं होगा समझिए। कोई आदमी यहाँ पे है, बीच में है, बट भूकंप आता है तो ज़्यादा कहाँ डिस्टर्बेंस होगा? यहाँ पे बॉर्डर इलाका पे। मान लीजिए इधर से ये प्लेट इधर आया और ये प्लेट इधर गया, तो जितना भी डिस्ट्रक्शन होगा यहाँ पे, यहाँ के आदमी को पता ही नहीं चलेगा, भूकंप नहीं ना पता चलेगा। इसीलिए आप सुने होइएगा नेपाल में ज़्यादा भूकंप आता है। क्यों? क्योंकि नेपाल पहाड़ी इलाका है। और पहाड़ कैसे बनता है? मान लीजिए इधर से ये प्लेट गया, इधर से ये प्लेट गया, एक प्लेट नीचे चल गया, एक प्लेट उठ गया, यानी कि देखिए एक प्लेट ये नीचे चल गया और ये प्लेट ऐसे ऊपर उठ गया, तो उस कारण भूकंप आने लगता है। ठीक है, भूकंप कैसे आता है? मान लीजिए दो प्लेट है, ये प्लेट इधर से है तो ऐसे उठ गया, ठीक है, ये उठ गया, और ये प्लेट ऐसे है तो ये नीचे बैठ गया, ये नीचे बैठ गया। तो देखिए एक प्लेट उठ रहा है, एक प्लेट बैठ रहा है, तो पहाड़ बन जाएगा कि ना? और पहाड़ बनना ये संकेत है कि यहाँ पे दो प्लेट जुड़ रहे हैं, और दो संकेत है तो मान लीजिए भूकंप आएगा। भूकंप का मतलब क्या है? दो प्लेटें आपस में टकराएंगी, तो सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस कहाँ होगा? यही बॉर्डर इलाका पे। इसीलिए पहाड़ी इलाका में ज़्यादा भूकंप आता है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि पहाड़ बना ही है इन सारे कोनों कोनों पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि दो प्लेटें टकराई है, टकराने के बाद एक प्लेट ऊपर चली गई है, एक प्लेट उसके अंदर धंस गई है, जिसके कारण वो इलाका उठ जाता है और धीरे धीरे उठता रहता है, धीरे धीरे उठता रहता है, और जिसके कारण इसी बॉर्डर इलाके पे यानी कि पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा भूकंप आता है। आपने सुना होगा हिमाचल प्रदेश में भूकंप आया, नेपाल में भूकंप आया। क्यों? पहाड़ी इलाका में ही भूकंप आएगा। और समझ में आया क्यों भूकंप आता है? तो अर्थ बहुत सारे छोटे छोटे प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। अर्थ का लिथोस्फीयर समझ में आया? अर्थ के ऊपरी सतह को लिथोस्फीयर कहते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन में देखिए द सरफेस, जो अर्थ का सरफेस होता है, द सरफेस ऑफ अर्थ के
keeps changing, यानी कि पृथ्वी की सतह लगातार बदलती रहती है और दी चेंजेज अकर ड्यू टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेज। अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल क्या है ये हम आगे विस्तार से समझेंगे, ठीक है। ये परिवर्तन पृथ्वी के अंदर और बाहर कार्य करने वाली शक्तियों के कारण होती है, ठीक है। अब देखिए अर्थ के जो मूवमेंट होती है यानी कि पृथ्वी की जो गति होती है कितने प्रकार की होती है। हमने पहले बोला है इंडोजेनिक, ठीक है, और उसके बाद एक्सोजेनिक। तो इन शब्दों को पहले समझते हैं। देखिए ये जो इंडो होता है, इंडो ENDO, इंडो का मतलब होता है आंतरिक यानी कि इनसाइड, ठीक है, इनसाइड। इंडो मतलब इनसाइड यानी कि आंतरिक, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे इनसाइड को? आंतरिक। तो इंडो मतलब होता है आंतरिक और एक्सो मतलब होता है बाहरी यानी कि आउटसाइड। एक्सो मतलब आउटसाइड, OUTSIDE। तो देखिए इंडो मतलब इनसाइड और एक्सो मतलब आउटसाइड। और जेनिक, जेनिक मतलब होता है ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति। ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, ठीक है। यहाँ पे भी ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, ओरिजिन मतलब उत्पत्ति। तो देखो एक्सो और ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन मतलब ओजिन्स मतलब जीन्स मेनली ये जेनिक मतलब होता है उत्पत्ति, जेनिक, ठीक है। तो एक इंडो मतलब इनसाइड और एक्सो मतलब आउटसाइड और जेनिक मतलब ओरिजिन, जेनिक मतलब ओरिजिन, जेनिक मतलब ओरिजिन, जेनिक मतलब ओरिजिन और एंडो मतलब इनसाइड, एक्सो मतलब आउटसाइड। तो एंडोजेनिक तो इनसाइड से जो ओरिजिन होगा फोर्स उसको एंडोजेनिक फोर्स, और एक्सोजेनिक फोर्स, एक्सो यानी कि आउटसाइड से, जेनिक मतलब उत्पत्ति और फोर्स मतलब बल। तो आउटसाइड से जो बल उत्पत्ति होगा, जिस बल का उत्पत्ति होगा उसको एक्सोजेनिक और इनसाइड से एंडोजेनिक। ये शब्द आपको समझ में आया। और देखो इंडोजेनिक जो होता है वो दो तरह का फोर्स होता है। जैसे कि एक अंदर से बल लगेगा वो मतलब थोड़े ही मतलब एकदम सडन लगेगा, एकाएक लगेगा। तो कुछ फोर्सेज इंडोजेनिक सडन होती है, कुछ एंडोजेनिक फोर्सेज सडन होती है मतलब जो तेज़ी से एकाएक लगती है, और कुछ एंडोजेनिक फोर्सेज डिस्ट्रॉफिक फोर्सेज होते हैं, मतलब डिस्ट्रॉफिक होते हैं मतलब जो धीरे धीरे इंडोजेनिक फोर्स लगते हैं, और कुछ इंडोजेनिक फोर्स तेज़ी से लगते हैं। तो हम समझेंगे ये सडन इंडोजेनिक फोर्स और डिस्ट्रॉफिक इंडोजेनिक फोर्स। सडन यानी कि जो तेज़ी से लगेगा, दो प्लेट एक दूसरे के पास आके तेज़ी से आएंगे और तेज़ी से मूवमेंट करेंगे तो क्या अर्थक्वेक आ जाएगा, मतलब दोनों प्लेट टकराएंगे और भूकंप आ जाएगा वहाँ पे। और क्या हो सकता है, मान लीजिए दो प्लेट टकराएगी तो वहाँ का ज़मीन पतला होगा तो नीचे से लावा निकल के ऊपर गिरने लगेगा तो वोल्केनो का निर्माण हो जाएगा। या फिर दो प्लेटें दूर भागेंगी तो लैंडस्लाइड हो जाएगा। दो प्लेटें ये इधर भागी ये इधर भागी तो ये बीच में ज़मीन धंसने लगेगा नीचे तो लैंडस्लाइड हो जाएगा। और धीरे धीरे जो मूवमेंट होगा उससे पहाड़ का निर्माण होगा, ठीक है। धीरे धीरे जो मूवमेंट होगा उससे पहाड़ का निर्माण होगा। कैसे, देखिए समझिए। मान लीजिए ये एक प्लेट है, ठीक है, ये एक प्लेट है और एक दूसरा प्लेट ये है, ठीक है, दूसरा प्लेट ये है, ये दोनों का मूवमेंट है। तो ये एक प्लेट ऐसे आके टकराएगी ना तो एक प्लेट ऐसे ऊपर जाने लगेगी, ठीक है, इसके ऊपर जाने लगेगी। और ये जो प्लेट है ये वाला, ये जो ऐसे गया है ये वाला जो प्लेट ये ऐसे नीचे जाने लगेगी। तो देखिए एक ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे जा रहा है। तो ऐसे होते 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 क्या हो जाएगा, पहाड़ बना कि ना है। दो प्लेटें टकराती है तो और ये वाला जो फोर्सेज होगा ये कैसे होगा, धीरे 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 होगा, मतलब एकदम धीरे धीरे, कुछ साल में कुछ मिलीमीटर कुछ सेंटीमीटर बढ़ता है, ठीक है ना। तो ये धीरे धीरे, तो यानी कि जो एंडोजेनिक फोर्स है डिस्ट्रॉफिक होती है यानी कि धीरे धीरे लगती है, उससे क्या बनता है, पहाड़ बनता है, ठीक है। क्यों बनता है आपको समझ में आया। एक फोर्सेज नीचे जाएगी और एक फोर्सेज इसको ऊपर अट्रैक्ट करेगी, समझ में आया। तो ये क्या बन गया, पहाड़ कैसे उत्पन्न होता है, एंडोजेनिक फोर्सेज से। जब एंडोजेनिक फोर्सेज डिस्ट्रॉफिक होती है यानी कि धीरे धीरे उत्पन्न होती है तो माउंटेन बिल्ड करते हैं, समझ में आया। अब देखिए
जो एक्सोजेनिक बाहरी फोर्सेज होगा उससे क्या, मान लीजिए कोई नदी बह रही है तो बाहरी फोर्सेज के कारण इरोजन और डिस्पोजिशन, मतलब जो अपक्षय अपरदन जो होता है, अपरदन और अपक्षय, वो क्या होता है, एक्सोजेनिक बाहरी होता है। हम देखते हैं कि ना मिट्टी कट रहा है, मिट्टी उड़ रहा है इधर से उधर, तो ये क्या बाहरी फोर्सेज के कारण होता है। तो ये जो हवा चलती है बाहरी फोर्सेज एक्सोजेनिक के कारण, जो समुद्र में लहर उत्पन्न होता है पृथ्वी के बाहरी फोर्स के कारण, जो ग्लेशियर पिघलता है या ग्लेशियर गति करता है पृथ्वी के बाहरी फोर्स के कारण। तो ये एंडोजेनिक एक्सोजेनिक आपको समझ में आया। एंडोजेनिक यानी कि जो पृथ्वी के अंदर ये सारी गति है इसको एंडोजेनिक, और पृथ्वी के बाहर जो गति है उसको एक्सोजेनिक। ठीक है, अब आगे का हम देखते हैं। ये हम आपको समझा दिए हैं। फिर उसके बाद ये लिथोस्फीयर है। देखिए लिथोस्फीयर किसको बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू लार्ज एंड स्मॉल पीस इज कॉल्ड लिथोस्फीयर प्लेट, लिथोस्फेरिक प्लेट। यानी कि जो पृथ्वी का क्रस्ट ऊपरी परत है उसको बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है, छोटे और बड़े पार्ट में। इसको क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। पृथ्वी की भूपरपट्टी बड़े और छोटे टुकड़े में बटी होती है, जिसे लिथोस्फीयर भूपरपट्टीय प्लेटें कहते हैं। और ये प्लेटें कहती महाद्वीप और महासागरों को वहन करती है। महाद्वीप यानी कि हमारे पृथ्वी के जो जितने भी महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप है, ठीक है, तो महाद्वीप में भी प्लेटें हैं और सागर के अंदर भी तो प्लेटें हैं। समझ में आया। तो दे मूव वेरी स्लो बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। ये धीरे धीरे क्यों मूव करते हैं, कि हमारे पृथ्वी के सेंटर में क्या है, मैग्मा, जो लावा पिघलता रहता है, बाहर निकलता है तो लावा, और पृथ्वी के अंदर रहेगा तो मैग्मा। समझ में आया, आगे बताएंगे। तो जो ये प्लेट है पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के कारण गति करती है और धीरे धीरे चलती है। आपको पता है ये जो हिमालय कितना अभी तक बढ़ चुका है। पहले उसका लगभग अभी तक मतलब 4 सेंटीमीटर बढ़ा है, ठीक है। पहले उसका लेंथ कितना था, 88 44, और अब उसका लेंथ हो गया है 88 48 मीटर, यानी कि 4 मीटर बढ़ गया है। तो ये मतलब 4 मीटर बढ़ गया, कैसे बढ़ा, क्योंकि 2 प्लेट के टकराने से उस हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था, और अभी भी वो प्लेटें धीरे धीरे बढ़ ही रही है एक दूसरे की तरफ, जिसके कारण हिमालय का क्या हाइट बढ़ रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे, हमको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, अब हम शक्तियों के प्रकार ये हम आपको बता दिए हैं। देखिए द मूवमेंट ऑफ अर्थ आर कॉजेज 2 टाइप ऑफ फोर्सेज। कौन सा, पृथ्वी की गतियाँ 2 प्रकार की शक्तियों के कारण होती है। एक एंडोजेनिक फोर्स जो कि इनसाइड में रहता है, या इंडोजेनिक को ही कहते हैं अंतर्जात बल, और जो पृथ्वी के भीतर कार्य करता है। और एक एक्सोजेनिक फोर्स है जो कि एक ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जिसको कहते हैं बहिर्जात बल, जो कि पृथ्वी के सतह पर कार्य करता है। ठीक है, ये हम आपको बता दिए हैं अभी इनसाइड और आउटसाइड वाला। एंडो यानी कि इनसाइड, और एक्सो यानी कि आउटसाइड, और जेनिक मतलब ओरिजिन। तो यानी कि एंडोजेनिक जो इनसाइड से निकलता है और एक्सोजेनिक जो आउटसाइड से। तो एंडोजेनिक मतलब इनसाइड से, और एक्सोजेनिक मतलब आउटसाइड से। ये एनसीईआरटी में दिया गया है। ये सेम टू सेम फोटो हम आपको समझा दिए हैं। अब हम देखेंगे एंडोजेनिक फोर्सेज यानी कि अंतर्जात बल के बारे में। देखो एंडोजेनिक फोर्स कहाँ से ओरिजिन होता है, अर्थ के अंदर से, यानी कि अंतर्जात बल पृथ्वी के भीतर उत्पन्न होते हैं। दे में कॉजेज सडन एंड स्लो मूवमेंट। अंदर से जो गति होता है वो धीरे धीरे होता है, तो ये शक्ति अचानक या धीरे धीरे कार्य कर सकती है। अचानक कार्य करेगी तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, भूकंप उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे कार्य करेगी तो पहाड़ बन जाएगा। तो सडन मूवमेंट इंक्लूडेड अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। सडन मूवमेंट हुआ तो क्या अर्थक्वेक हो जाता है, वोल्केनो मतलब इरप्ट कर जाता है। तो अचानक होने वाली गतियों से भूकंप और ज्वालामुखी शामिल है। और स्लो मूवमेंट से क्या होता है, माउंटेन बिल्ड हो जाता है, ये भी हम आपको बता दिए हैं। तो धीमी गतियों से पर्वत निर्माण और मोर फोल्डिंग शामिल हो जाते हैं। अब देखिए ये जो एंडोजेनिक फोर्स था ना, अब उससे क्या क्या होता है वो हमको बता दिए हैं। क्या क्या होता है, वोल्केनो हो गया, मान लीजिए वोल्केनो निकल गया, फिर इसके बाद अर्थक्वेक हो गया, या फिर लैंड स्लाइड, ज़मीन धंस गया, तो वो क्या एंडोजेनिक फोर्सेज के कारण और सडन फोर्स के कारण। तो यही हम एंडोजेनिक फोर्स अभी देख रहे हैं। तो एंडोजेनिक फोर्स से क्या क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो क्या होता है, पहले वोल्केनो मतलब बन सकता है, या फिर भूकंप आ सकता है। तो पहले वोल्केनो का देख लेते हैं, फिर उसके बाद
भूकंप का देख लेंगे, अर्थक्वेक का देख लेंगे। देखो वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी, तो अ वोल्केनो इज अ ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टेन मैग्मा गैसेज एंड एसेज कम आउट। देखिए क्या होता है, पृथ्वी का प्लेट के, पृथ्वी के अंदर क्या है, मैग्मा एकदम, मतलब मैग्मा एकदम है, बहुत सारा मैग्मा है। तो वो क्या होगा, उस मैग्मा के कारण, वहाँ पे गर्मी के कारण क्या हीट प्रोड्यूस होगा और गैसेज बाहर निकलना चाहेंगी, हैं, गैस जो राख या मैग्मा बाहर निकलना चाहेगी हीट के कारण। तो वो कहाँ से निकलेगी, जहाँ से लिथोस्फीयर पतला होगा और वहीं से निकलती है, और जिसके कारण वो वोल्केनो का रूप ले लेती है। अंदर से जो मैग्मा निकलती है तो इसके कारण वोल्केनो का रूप ले लेती है। तो देखिए, तो ये हम आपको बता दिए हैं, ज्वालामुखी पृथ्वी के एक छिद्र होती है जिससे पिघला हुआ लावा और गैस राख बाहर निकलता है। तो देखिए, द अपर ओपनिंग इज कॉल्ड अ क्रेटर एंड द पैसेज थ्रू विच मैग्मा राइजेज इज कॉल्ड वेंट, यानी कि ऊपरी छिद्र के मुख को क्रेटर कहा जाता है, जिस मार्ग से लावा ऊपर उठता है उसे वेंट कहते हैं। ठीक है, ये हम अभी आपको फिगर में समझाएंगे, ये अभी आप फिलहाल समझिए। देखिए, जो ऊपरी मुंह है जहाँ से लावा निकलता है उसको क्या कहते हैं, वेंट। ठीक है, मुख नली। और एरिया जहाँ से मैग्मा स्टोर रहता है उसको कहते हैं मैग्मा चेम्बर। ठीक है, अब देखिए, अब फिगर से समझिए। चलिए देखिए, ये क्या हो गया, वोल्केनो। ये क्या है, वोल्केनो। वोल्केनो में देखिए, पृथ्वी का क्या 3 परत होता है, क्रस्ट, मेटल, कोर। तो ये ऊपरी परत है क्रस्ट, उसके बाद मेटल और अंदर कोर। तो ये कोर से ही ना, कोर से, पृथ्वी के कोर में क्या है, बहुत सारा गर्म मैग्मा लावा है। ये क्या करेगा, गैस प्रोड्यूस करेगा और गैस आयतन बढ़ाएगा और ये बाहर निकलना चाहेगा। तो कहाँ से निकलेगा, जहाँ पर ज़मीन पतला होगा, जहाँ पर ज़मीन पतला होगा वहाँ से बाहर निकलना चाहेगा। तो देखिए, जो ये अंदर मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर रहता है ना, मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर रहता है तो उसको मैग्मा कहते हैं, उसको मैग्मा कहते हैं। और जहाँ पे स्टोर रहता है उसको मैग्मा चेम्बर कहते हैं। ठीक है, मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर रहता है तो उसको मैग्मा कहते हैं, और जब किसी रास्ता से वो ज़मीन से बाहर निकल जाता है, अब ये बाहर निकल गया, तो अगर ये बाहर निकल गया तो उसको लावा कहते हैं। समझ में आया, मैग्मा अगर पृथ्वी के अंदर रहे तो उसको मैग्मा कहते हैं, और किसी रास्ते से बाहर निकला है पृथ्वी के तो उसको लावा कहते हैं। ठीक है, और जिस रास्ते से निकलता है, जिस रास्ते से निकलता है उसको वेंट कहते हैं, जिस रास्ते से निकलता है उसको वेंट कहते हैं। समझ में आया, मैग्मा अगर पृथ्वी के अंदर हो तो मैग्मा कहेंगे, अगर बाहर निकल गया तो लावा कहेंगे। जिस रास्ते से निकलता है लावा उसको वेंट कहेंगे। ठीक है, और ज्वालामुखी के ऊपरी छेद को क्रेटर कहते हैं, ज्वालामुखी के ऊपरी छेद को क्रेटर कहते हैं। इतना आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो ये वोल्केनो हो गया। फिर उसके बाद अब देख रहे हैं अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। तो देखिए, अब इसी तरह से प्लेटें पतली होंगी तो उससे मैग्मा निकलने लगेगी। देखिए, दो प्लेट अब गति कर रही है, और गति कर रही है तो जैसे ही टकराएगी तो क्या होगा, वहाँ पे वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन उत्पन्न होगा। जैसे कि इधर से एक प्लेट गया और इधर उधर से दूसरा प्लेट आया, दोनों टकराई यहाँ पे, तो क्या ऐसे वाइब्रेशन यहाँ पे उत्पन्न हुआ, और इधर भी वाइब्रेशन उत्पन्न हुआ। ऐसे 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 इधर भी वाइब्रेशन होता है, ऐसे ऐसे। तो देखिए, जो वाइब्रेशन ऐसे उत्पन्न होता है, जब दो प्लेटें टकराती है तो वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। इसी को ना कहते हैं अर्थक्वेक, वाइब्रेशन को ही कहते हैं अर्थक्वेक। यानी कि पृथ्वी हिलने लगती है तो वो क्या हो गया, अर्थक्वेक हो गया। ठीक है, तो व्हेन लिथोस्फेरिक प्लेट मूव सडनली वाइब्रेट आर प्रोड्यूस्ड, जब वो पर्पटी प्लेट अचानक हिलती है तो कंपन उत्पन्न होता है, और दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक। ये आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा, जैसे कि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो ये लिखिएगा और इसके बाद ये लिखिएगा। ठीक है, और अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो ये लिखिएगा और उसके बाद ये लिखिएगा। यानी कि जब ऊपर पर्पटीय प्लेट अचानक हिलती है तो कंपन उत्पन्न होता है, और इस कंपन को भूकंप कहा जाता है। डिफिनेशन आपको लिखने आ जाएगा ना। और देखिए, और पृथ्वी के अंदर जहाँ से भूकंप प्रारंभ होता है उसे केंद्र यानी कि फोकस कहते हैं। और पृथ्वी के, ठीक है, द प्लेट इनसाइड द अर्थ वेयर अर्थक्वेक स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस। याद रहेगा, अंदर वाले को फोकस, और उसी के ठीक ऊपर
अंदर में फोकस और उसी के ठीक ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं ईपी सेंटर। पृथ्वी के अंदर जहाँ पे भूकंप होता है उसको कहते हैं फोकस, और उसी पृथ्वी के अंदर ना वो सेंटर है, और उसी के सेम ऊपर उसको कहते हैं ईपी सेंटर, यानी कि द प्लेस ऑन द सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस इज कॉल्ड ईपी सेंटर। समझ में आया? और जो वाइब्रेशन ट्रेवल करता है आउटवर्ड कहाँ से? ईपी सेंटर से ही ना, सारे दिशाओं में। ये देखिए, ये फोकस है, फोकस के अंदर भूकंप हुआ, ये सीधा ऊपर पहुँचाया, यानी कि पूरा प्लेट यहाँ का हिला, तो ऊपरी ऊपरी पोर्शन को कहेंगे ईपी सेंटर, अंदर को कहेंगे क्या? फोकस। ठीक है, यानी कि वाइब्रेशन कहाँ से ट्रैवल करता है? ईपी सेंटर से इधर जाएगा और ईपी सेंटर से इधर जाएगा। समझ में आया? ईपी सेंटर से इधर वाइब्रेशन होगा, ईपी सेंटर से इधर वाइब्रेशन होगा, यानी कि ईपी सेंटर से ही सारे डायरेक्शन में वाइब्रेशन आएगा, यानी कि कंपन उपकेंद्र से चारों दिशाओं में फैलती है। और ज़्यादा डैमेज कहाँ पर होगा? यहीं पे ईपी सेंटर के पास, क्योंकि यहीं पे से ना वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ है, तो सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन यहीं पे होगा। तो द ग्रेटेस्ट डैमेज अकर्स नियर द ईपी सेंटर, यानी कि सबसे अधिक विनाश उपकेंद्र के पास होता है। ठीक है, अब फिगर्स के माध्यम से समझते हैं। फोकस का किसको कहते हैं? पृथ्वी के अंदर जहाँ पर उत्पन्न होता है। तो देखिए, दिस इज वेयर अर्थक्वेक अकर्स इन द ओरिजिन ऑफ द सिस्मिक एनर्जी। जहाँ पर पृथ्वी के अंदर से जहाँ पर भूकंप उत्पन्न होता है उसको फोकस कहते हैं, और इसी के सेम ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? ईपी सेंटर। और ये प्लेट छोटे छोटे प्लेटों से मिलकर बना हुआ है, तो इसके किनारों को कहेंगे प्लेट बाउंड्री। ये प्लेट बाउंड्री हो गया, ये काट में ये प्लेट बाउंड्री हो गया। समझ में आ रहा है? और फिर उसके बाद सिस्मिक वेव रेडिएट ऑल डायरेक्शन। देखिए, ये वेव इधर जा रहा है, ये वेव इधर जा रहा है, जब ये टकराएगा तो सारा डायरेक्शन में ना वेव जाएगा, तो यही कह रहा है सिस्मिक वेव रेडिएट आउट इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए हम देखेंगे अर्थक्वेक कितने टाइप के होते हैं। अर्थक्वेक के भी टाइप होते हैं, पी, एस और एल। ठीक है, पी, एस और एल, तो टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव, भूकंपीय तरंगों के प्रकार। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ अर्थक्वेक। कौन कौन से? पी वेव, एस वेव और एल वेव। ठीक है, भूकंप 3 प्रकार की तरंगी होती है, पी, एस और एल। याद रखिएगा कौन कौन से? पी, एस और एल, यानी कि पी से प्राइमरी तरंगे होंगे। तो प्राइमरी देखिए, भूकंप आ रहा है, अगर तेज़ी से चला गया मतलब जल्दी हो गया, ख़त्म हो गया, तेज़ी से चला गया, ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस तरंगे थोड़ा सा धीरे धीरे जाती है और हमको थोड़ा ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। और एल तरंग का फुल नेम होता है लव वेव, एल से लव। तो एल तरंगे सबसे धीरे धीरे जाती है और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन पैदा करती है, लव तरंगे, इसीलिए इसका नाम है लव वेव। तो पी वेव यानी कि प्राइमरी वेव। और अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ये बनाने में मेहनत लगता है, और शेयर भी कीजिए जिससे पढ़ने वाले को सहायता हो सके। तो देखिए, पी वेव यानी कि प्राइमरी वेव, पी वेव यानी कि प्राइमरी वेव। तो दीज आर द फास्टेस्ट वेव एंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज, यानी कि ये सबसे तेज तरंग होती है जो ठोस, द्रव और गैस सभी दिशाओं में चलती है। ठीक है, ये सबसे तेज तरंगे होती है जो ठोस, द्रव और गैस सभी दिशाओं में चलती है, और सबसे तेज होती है, इसलिए इससे डिस्ट्रक्शन सबसे कम होगा। ठीक है, जल्दी से भाग जाएगा। फिर उसके बाद जो एस तरंग होगा ये माध्यमिक होगा, यानी कि दीज आर स्लोअर देन पी वेव एंड कैन ट्रेवल ओनली सॉलिड। ये याद रखिएगा। देखिए, पी वेव है तो ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में चला जाएगा। ठीक है, एस वेव है तो ये कहाँ पर ट्रैवल करेगा? केवल सॉलिड में। एल वेव है तो यह कहाँ पर ट्रैवल करेगा? पृथ्वी के ऊपरी सतह पर, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर। समझ में आया? ठोस, द्रव, गैस तीनों में, यानी कि ये अर्थ का क्रस्ट है। ठीक है, दूसरे देखिए, मान लीजिए अगर पी वेव है तो ये अर्थ का क्रस्ट है, तो ये हो गया सॉलिड। ठीक है, यहाँ पे पानी है तो मान लीजिए लिक्विड भी हो गया, और ऊपर गैस है, मतलब सारे जगह पर क्या चलेगा? प्राइमरी वेव। बट सेकेंडरी वेव कहाँ पर? थोड़ा सा स्लोअर होता है तो डिस्ट्रक्शन थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एस वेव कहाँ पर ट्रेवल करेगा? केवल सॉलिड में, मतलब ये ठोस है तो केवल सॉलिड में, पूरे अर्थ के लिथोस्फीयर में एस वेव ट्रेवल करता है। ठीक है, अगर ये अर्थ का लिथोस्फीयर है तो इस पूरे लिथोस्फीयर में क्या ट्रेवल कर रहा है?
इस पूरे लिथोस्फीयर में क्या ट्रेवल कर रहा है, एस वेव। बट जो एल वेव होता है वो कहाँ पर ट्रेवल करता है, मान लीजिए अर्थ है ना, तो अर्थ के केवल ऊपरी सतह पर यहाँ पर ट्रेवल करेगा। अर्थ के केवल ऊपरी सतह पर ट्रेवल करेगा एल वेव, और सबसे धीरे धीरे जाता है तो डिस्ट्रक्शन सबसे तेज़ी से करेगा। ठीक है, तो एल वेव यानी कि लव तरंग, लव सबसे ज़्यादा मतलब एल वेव सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद अगला देखेंगे। ठीक है, तो यह याद रखिए एल तरंग है जिसको सतही सरफेस वेव भी कहते हैं। सरफेस वेव क्यों कहते हैं, क्योंकि ये केवल ऊपर पट्टी के ऊपरी सतह पे जाता है, इसलिए इसको सरफेस वेव भी कहते हैं। तो दीज वेव मूव अलॉन्ग द सरफेस एंड कॉजेज द मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन, यानी कि ये तरंगें पृथ्वी की सतह पर चलती है और सबसे अधिक विनाश करती है। पी वेव यानी कि प्राइमरी वेव, एस वेव यानी कि सेकेंडरी वेव, और एल वेव यानी कि लव वेव कहते हैं। इसका सही में नाम है लव वेव यानी कि सरफेस वेव और दूसरे भाषा में, और एल से लव वेव होता है। तो अर्थक्वेक वेव आर रिकॉर्डेड बाय सिस्मोग्राफ, यानी कि देखिए एक स्केल होता है, ये देखिए इस टाइप का स्केल होता है, इसको कहते हैं सिस्मोग्राफ। ये कैसे काम करता है, मान लीजिए भूकंप आया तो ये हिलता है, और जितना ज़्यादा हिलेगा उतना ज़्यादा, देखिए जितना ज़्यादा हिलेगा उतना ज़्यादा ऐसे 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 होगा। ठीक है, तो इससे पता चलेगा जब भूकंप इतना ज़्यादा हुआ है। अगर कम होगा तो कम भूकंप होगा तो इतना तक ही जाएगा। तो ये सिस्मोग्राफ होता है जिससे भूकंप का पता चलता है। और देखिए आपके बुक में दिया गया है, अगर 2.0 का भूकंप आए तो इससे लेस डैमेज होता है। ठीक है, लेस डैमेज। लेकिन अगर 5.0 का, तो इससे डैमेज होता है, कॉज डैमेज, इससे डैमेज होता है लेकिन कम मात्रा में। ठीक है, कम मात्रा में। बट अगर 7 से ज़्यादा भूकंप आ जाए, अर्थक्वेक अगर 7 से ज़्यादा आ जाए तो ये वेरी डिस्ट्रक्टिव होता है, ये बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। ठीक है, कितना से ज़्यादा, 7 से ज़्यादा आ जाए तो मान लीजिए 6.9, 6.4 इतना भी आ जाए तो बहुत डिस्ट्रक्शन करता है। लेकिन अगर 2 ही आए तो हमको पता भी नहीं चलेगा, 5 आए तो हाँ थोड़ा पता चलेगा, बट अगर 6 आए, 6.5 आए, 7 आए तो बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा गया है, देखिए एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विथ अ मशीन कॉल्ड सिस्मोग्राफ। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, भूकंपीय तरंग को सिस्मोग्राफ द्वारा दर्ज किया जाता है और रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर ऑन द रिचर स्केल एंड अर्थक्वेक इज 2.0, ये बहुत ही लेस और कैन बी फेल्ट ऑन नियर लिटिल, बहुत कम मात्रा में हमको पता चलेगा। लेकिन जो 5 होगा उससे थोड़ा सा डैमेज होगा, 6 होगा उससे बहुत ज़्यादा डैमेज, मतलब हायर मैग्नीट्यूड का है, ज़्यादा डैमेज होगा। बट अगर 7 होगा तो मेजर अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा कहीं पर, ये इतना नोट्स बना के लिख लीजिएगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला पूछ भी सकता है सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन, कितना से ज़्यादा हो तो सबसे ज़्यादा और मतलब डैमेज होगा, तो 7 से ज़्यादा, 6.9 4 भी हो जाए तो भी अर्थक्वेक होगा। तो देखिए अर्थक्वेक से सुरक्षा के क्या उपाय है। मान लीजिए आप घर में हैं, तो आप मान लीजिए चौकी के नीचे, चौकी है आपके पास, तो आप चौकी के नीचे गोरा के पास नुका जाइएगा, तो गोरा तो टूटेगा भी, तो बीच में से टूटेगा, गोरा पर भी गिरेगा भी ईंटा उटा ऊपर से, तो वो अड़ लेगा ना। यानी कि आप क्या कीजिएगा, अर्थक्वेक जब आएगा तो ये पूछ भी सकता है, ये अगर टॉपिक और एग्जाम में पूछेगा, मतलब अर्थक्वेक से बचने के उपाय बताइए। ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम अर्थक्वेक, गिव सम, मतलब यू उपाय का क्या बोलते हैं, गिव सम आइडिया। ठीक है, फॉर प्रोटेक्ट फ्रॉम अर्थक्वेक, तो क्या क्या हो जाएगा, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप से बचने के उपाय में क्या हो जाएगा, टेक शेल्टर अंडर द टेबल और डेस्क, यानी कि मेज या डेस्क के नीचे शरण ले, और कहाँ पर, गोरा के पास। ठीक है, और स्टे अवे फ्रॉम विंडो, मिरर एंड चिमनीज, जो खिड़की होता है, शीशा होता है, ठीक है, खिड़की
या फिर कोई चिमनी होता है उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि अर्थक्वेक में वो फूट जाता है। खिड़की से भी क्या होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें आ सकती है। चिमनी से क्या होगा, चिमनी गिर सकता है मान लो, तो उस सबसे दूर रहना चाहिए, ठीक है। और जागरूकता फैलाना चाहिए, ठीक है। आपदा का सामना कैसे करें, आप भूकंप में ये कीजिए वो कीजिए, वो जागरूकता फैलाना चाहिए। तो टेक शेल्टर टेबल और डेस्क, स्टे अवे फ्रॉम विंडो मिरर और चिमनी, और स्प्रेड अवेयरनेस फ्रॉम फेसेज एनी डिजास्टर इन कॉन्फिडेंटली, ठीक है। आत्मविश्वास से मतलब कैसे किसी चीज़ का सामना करें वो सिखाना चाहिए। तो ये तीन आप लिख लीजिए इंग्लिश में, अर्थक्वेक से बचने का उपाय। अगर हिंदी मीडियम के है तो ये और ये लिख लीजिएगा, जागरूकता फैलाए और आत्मविश्वास से करे, खिड़की और चिमनियों से दूर रहे, और मेज डेस्क से शरण ले, ये तीनों, ठीक है। आगे आप देखते हैं, देखिए गुजरात का एक जगह है भुज, ठीक है। भुज में 2001 में भूकंप आया था, और वो इतना खतरनाक भूकंप था, 6.9 का ही था, लेकिन उससे बहुत जान माल का क्षति हुआ था, ठीक है। तो उसी के बारे में बुक में दिया गया है, तो थोड़ा देख लीजिए। तो अर्थक्वेक इन भुज के स्टडी, यानी कि 26 जनवरी 2001 को अर्थक्वेक कहाँ पर, भुज में आया था, गुजरात के, ठीक है। 26 जनवरी 2001 को भुज में भयंकर भूकंप आया, जिसका रिएक्टर का स्केल कहाँ था, 6.9। मान लीजिए अगर छोटा सा टॉपिक आएगा आपके एग्जाम में कि भुज के अर्थक्वेक के बारे में बताइए, तो आप लिख सकते हैं कि ना कब आया था, 26 जनवरी 2001 को, कितना आया था, 6.9। ये तो मान लीजिए फैक्ट हो गया, ये अब डायरेक्ट याद करना होगा। 26 जनवरी 2001 में आया था और भूकंप था 6.9। और उसके बाद थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ये 1000 ऑफ पीपुल लॉस्ट देयर लिव, मेनी बिल्डिंग वर डिस्ट्रॉयड। हाँ, 1000 से ज़्यादा मरा था, लगभग 1100, ठीक है। मैनी स्कूल बिल्डिंग कोलैप्स कॉजिंग डेथ ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर। बहुत सारा स्कूल में पढ़ रहा था बच्चा, उसी समय मर गया, क्या कि भवन गिर गया, ठीक है ना। भूकंप के कारण जो सिलेंडर विलेंडर फट गया, उसके कारण भी आग लग गया था। तो भूकंप के कारण चूल्हा सिलेंडर फट गया था। पूरा से मतलब संचार व्यवस्था ठप हो जाएगा कि ना भूकंप आएगा, तो कम्युनिकेशन लाइन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सारा चीज़ डैमेज हो गया था, संचार व्यवस्था। और गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया था इमरजेंसी उस समय के, और राहत काल का मतलब राहत काल में लग गया था। बहुत डिस्ट्रक्टिव भूकंप आया था। तो ये कुछ लाइनें हैं, आप देख लीजिएगा अच्छा से, ठीक है। और इसका अच्छा से नोट्स बना लीजिएगा रिवीजन करने के लिए अपने कॉपी में, क्या कि लिखा हुआ चीज़ अपने से लिखा रहिएगा तो याद रहेगा, ठीक है। लाइन बाय लाइन जैसे लिखे हुए वैसे ही। फिर उसका देखिए, पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, उस समय अगल बगल के देश से भी भारत के सहायता किया था, ठीक है। सारे देश के लोगों ने भोजन, कंबल, दवाइयाँ, मतलब इंडिया के बाहर या इंडिया के भी लोगों ने भी तो बहुत मदद किया था भूज के लोगों को। तो वही किया, सारे देश के लोग भोजन, कंबल। और दिस डिजास्टर थॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग प्रिपेयर्ड फ्रॉम अर्थक्वेक। और तब इससे पता चला कि हाँ, भूकंप के समय हमको बचने का उपाय पहले से पता होना चाहिए, ताकि भूकंप एकाएक आए तो कैसे बचा जाए, ठीक है ना। तो इस आपदा ने यह सिखाया कि भूकंप जैसी प्राकृतिक घटनाओं के लिए पहले से तैयार रहना जरूरी है। और उसके बाद बहुत सारे स्थलाकृति बना। अब देखिए, एंडोजेनिक हो गया, अब एक्सोजेनिक हम पढ़ेंगे, ठीक है। पृथ्वी का अब एक्सोजेनिक फोर्स देखेंगे कि पृथ्वी के एक्सोजेनिक फोर्स के कारण क्या क्या होता है, ठीक है। तो एक्सोजेनिक फोर्स के कारण हम क्या बोल रहे थे, सेडिमेंटेशन, डिकन्टेशन वाला चीज़ होगा। तो अब देखिए, अब एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में करेंगे। द लॉर्ड सरफेस कंटिन्यूसली चेंज ड्यू टू वेदरिंग और इरोजन एंड डिस्पोजिशन। और इरोजन डिस्पोजिशन क्या है, एक्सोजेनिक फोर्स है। तो अब हम एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए किधर गया, देखिए यहाँ पे है ना। अब एक्सोजेनिक इन फोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, ये सारे फोर्सेज हम देख लिए हैं, ठीक है। तो एक्सोजेनिक फोर्स में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नदी कैसे बनता है, रिवर, हाँ रिवर, नदी कैसे बनता है, ठीक है। तो देखिए, पृथ्वी की सतह अक्षय कटाव अपसारण प्रक्रिया से लगातार बदलती रहती है। तो सबसे पहला देखेंगे नदी के कार्य। नदी कैसे कैसे मतलब प्रेशर लगाता है, उसका देखेंगे। तो देखिए, रिवर एरोड ट्रांसपोर्ट डिपॉजिट सेडिमेंट्स टू फ्रॉम वेरियस लैंडफॉर्म। जो नदी होगा भूमि को काटता है, कभी कभी पानी इधर कर देता है, कभी नदी टेढ़ा बहता है, उससे भी कुछ कटाव कर देता है। कभी कभी नदी मान लीजिए यू आकार के फॉर्म में हुआ बहा, और फिर कुछ दिन ज़्यादा कटाव हुआ तो फिर वो सीधा बहने लगा, तो फिर वो पानी उधर जमा हो गया, तो वो अलग चीज़ का निर्माण कर लेता है। तो वो सारा चीज़ को पढ़ेंगे। देखिए, नदी भूमि के काटती ले जाती है और जमा करती है, जिससे कई स्थलारूप बनते हैं। सबसे पहले क्या, वाटरफॉल। देखिए वाटरफॉल कैसे बनेगा, मान लीजिए नदी बह रहा है,
ये पहाड़ है और इससे नीचे कुछ है ही नहीं, तो ये गिरने लगेगा पानी, तो ये क्या बन गया, वाटरफॉल। ठीक है। मियांडर, मियांडर भी हम आपको इस फोटो में बताएंगे। मियांडर, फिर ऑस्को लेक, और फिर उसके बाद फ्लोट प्लेन बन जाता है। फ्लोट प्लेन यानी कि बाढ़ से बहुत सारा कि मतलब आप ही के नदी के किनारे क्या होगा, बाढ़ आएगा तो क्या होगा, आसपास वो जमा कर देगा पूरा बालू, तो ये फ्लोट प्लेन हो जाएगा, फिर डेल्टा बन जाता है। और ये सारा चीज़ अभी हम देखेंगे आगे। देखिए ये मान लीजिए ये देखिए, ये मान लीजिए नदी बह रहा है। ठीक है, तो नदी ऐसे बह रहा है, ये ऐसे ऐसे आ रहा है। ठीक है, ऐसे नदी बह रहा है। तो मान लीजिए ये नदी ऐसे बहते 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 आया, तो देखिए जब ये ऐसे बह रहा है, ऐसे बह रहा है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जमा कर देती है। ठीक है, तो जब नदी 2 बार मतलब नदी जब अपना रास्ता घूमती है तो उसको बोलती है मियांडर। तो ये हो गया, नदी जब घूमती है तो इस घुमान वाले जगह को बोलते हैं मियांडर। ये जगह हो गया मियांडर, समझ में, ये जगह हो गया मियांडर। जहाँ पे नदी घूमती है, जहाँ पे नदी घूमती है उसको बोलते हैं मियांडर। अब देखिए क्या होगा, कुछ सालों बाद ये मियांडर में क्या होगा, ऐसे नदी आएगी और यहाँ से फोर्स लगाते ऐसे काट देगी, ऐसे काट देगी। ठीक है, नदी तो ऐसे आ रही है, बट कुछ समय के बाद फोर्स लगेगा इसके, यहीं पे ऐसे काट देगी और ऐसे बहने लगेगी। तो क्या होगा, पानी तो अब ऐसे आ रहा है, इधर जो वाटर था ये ऐसे ही रह गया, तो इधर जो वाटर ऐसे रह गया, अब ये ऐसे बहने लगा, तो अपना गाद फ्लोट प्लेन यहाँ पे जमा करेगी। तो और अब देखिए क्या हुआ, अपना गाद कहाँ पे जमा कर रही है, यहाँ पे। नदी बह कैसे रही है, नदी बह रही है ऐसे, तो इधर वाला पानी, इधर वाला जो भी चीज़ था ये क्या हुआ, अब ये अलग हो गया। तो इस पार्ट को बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक कैसे बनता है, समझ में आया? नदी जब मियांडर शेप में बह रही होती है तो यही मियांडर शेप धीरे धीरे डायरेक्ट ऐसे बहने लगता है और ये अलग हो जाता है, इसी को बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ठीक है, ऑक्सबो लेक के बारे में समझ में आया कैसे बनता है, और मियांडर क्या होता है समझ में आया। नदी जब 2 बार घूमेगी तो इसको मियांडर बोलेंगे। और फिर उसके बाद होता है लीव्स। लीव्स क्या होगा, मान लीजिए नदी बह रहा है बह रहा है बह रहा है, तो ये जो नदी है बालू लाएगी ऊपर से कि ना, और ये जमा करते जाएगी इधर किनारे किनारे जमा करते जाएगी, तो इसे पहाड़ मतलब थोड़ा ऊंचा ऊंचा जगह हो जाएगा, इसी को कहते हैं लीव्स। लीव्स 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 लीव्स, नदी के किनारे वाले जो ऊंचे पार्ट को उसको कहते हैं लीव्स। ठीक है, अब आगे देखिए, लीव समझ आ रही है, और ये पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे, फ्लोड प्लेन। जहाँ पर ये नदी का पानी आएगा उसको पूरे को फ्लोड प्लेन। ये सारा चीज़ समझ गया आया। नदी से क्या क्या बनता है, मियांडर बनता है, ऑक्सबो लेक बनता है, लीव्स बनता है, और ये पूरा फ्लोड प्लेन होता है। ठीक है, और देखिए मान लीजिए मेन रिवर है। ठीक है, बहुत दूर से मान लीजिए पहाड़ से जहाँ से आ रहे हैं वहाँ पर तो इसका स्पीड ज़्यादा होगा, लेकिन धीरे धीरे नीचे आते आते इसका स्पीड घट जाता है, तो ये बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरी में बढ़ जाती है, जिसके कारण नदी जो समुद्र के किनारे रहती है हमेशा यहाँ पे जल जमाव रहता ही है नदी का, धीरे धीरे बहती है और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरी में बढ़ जाती है, तो जमा मतलब बहने लगती है, तो यहाँ पे हमेशा नदी का पानी रहेगा ही और कीचड़ बन जाता है, और जिसके कारण यहाँ पे हमेशा पानी रहने के कारण क्या होगा, वन का ज़्यादा विकास हो जाएगा, जिसके कारण जो आपने सुना होगा सुंदरवन का डेल्टा, ये कहाँ पर है, बंगाल और बांग्लादेश में के मतलब सीमा पर और समुद्र के किनारे है। तो क्या है, एक प्रकार का ऐसा डेल्टा ही ना है, सुंदरवन का डेल्टा क्या है, वहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो एक साथ मिलता है और नदी के किनारे गिरता है, वो बहुत सारा बहुत बड़ा इलाका में क्या है, कीचड़ वाला इलाका है, इसको डेल्टा कहते हैं। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे उगेंगे, तो डेल्टा समझ में आया। तो नदी से होने वाले सारे चीज़ें हम समझ लिए हैं। और अगला देखिए, अब देखिए वाटरफॉल के बारे में आपके बुक में कुछ दिया हुआ है, तो आप देख लीजिए। सबसे जो हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड कौन सा है, वेनेजुएला। एंजी जलप्रपात जो कि कहाँ पर है, वेनेजुएला। वेनेजुएला में कौन सा जलप्रपात है, एंजी जलप्रपात। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल फॉल कहाँ पर है, वेनेजुएला। कहाँ पर है, वेनेजुएला में एंजिल जलप्रपात है, जो कि सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। हाईएस्ट वाटरफॉल एंजिल कहाँ पर है, वेनेजुएला। और देखिए वेनेजुएला कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका।
नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। एंजी जलप्रपात कहाँ पर है? वेनेजुएला, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। एक और जलप्रपात है नाइग्रा फॉल, आपने सुना होगा नाइग्रा फॉल। तो नाइग्रा फॉल कहाँ पर है? यह है कनाडा और अमेरिका के सीमा पर, ठीक है। द बॉर्डर ऑफ, सीधा लिखते हैं कनाडा एंड अमेरिका, समझ में आएगा ना। कनाडा एंड अमेरिका को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी कहते हैं, यूएसए। तो नाइग्रा फॉल कहाँ पर है? कनाडा अमेरिका के सीमा पर। वेनेजुएला कहाँ पर है? मतलब एंजी जलप्रपात कहाँ पर है? वेनेजुएला, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। एक और जलप्रपात है जिसको बोलते हैं विक्टोरिया जलप्रपात, ठीक है। विक्टोरिया फॉल्स, ये कहाँ पर है? तो ये है जाम्बिया जिम्बाब्वे के सीमा पर। जाम्बिया अफ्रीका में देश है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, इसके सीमा पर, ठीक है। ये 3 वाटरफॉल के बारे में आपके बुक में दिया हुआ है, इसलिए हम इसको बता दिए हैं, ठीक है। देखिए, द हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजिल फॉल, जो कि वेनेजुएला में है, जो कि उत्तरी अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में, ठीक है। फिर उसके बाद नाइग्रा फॉल कहाँ पर है? कनाडा अमेरिका में, ठीक है। फिर उसके बाद विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? जाम्बिया जिम्बाब्वे, जो कि अफ्रीका में। ये 3 के बारे में लिखा हुआ है, ये आप नोट्स बना लीजिएगा। उसके बाद अगली चीज़ें देखते हैं, समुद्र से क्या क्या बनता है। अब देखिए, समुद्र में आप कहीं कहीं देखिए होगी इस टाइप से, कोई फिल्म के शूटिंग वूटिंग में इसे इस टाइप से बन जाता है, इस टाइप से बन जाता है। तो ये किसके कारण होता है? ये पृथ्वी के बाहरी बल के कारण होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सी वेव कंटिन्यूसली स्ट्राइक रॉक कॉजिंग इरोजन एंड डिस्पोजिशन, समुद्री तरंगे चट्टानों को बार बार काटती है और अवसाद जमा करती है। दे फॉर्म फीचर लाइक सी केव, आर्क्स, स्टैक्स, क्लिफ्स एंड बीचेज। इससे समुद्री गुफाएं, मेहराब, स्तंभे और समुद्र बनती है। देखिए, अगर समुद्र का पानी ऐसे जा रहा है और ऐसे हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? सी आर्क, ठीक है। और गुफा टाइप का बन जाएगा, अंदर सी आर्क में हम इस पार से उस पार जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन सी केव में अंदर गुफा हो जाएगा, मतलब इस घर टाइप का हो जाएगा। तो ये सी केव हो गया, समुद्र के अंदर ऐसे मतलब अंदर छेद होगा इतना तक और पूरा ही पहाड़ है, तो ये सी केव हो गया। सी आर्क मतलब ये समुद्र के किनारे ही चौड़ा पत्थर है, उसके आर पार हम जा सकते हैं समुद्र के उस पार। और कोई चीज़ पत्थर सीधा ऐसे खड़ा रह गया समुद्र में तो इसको स्टैक्स बोलते हैं, समझ में आया। सी केव मतलब एक गुफा घर टाइप का समुद्र के अंदर जिसमें पानी भी हो। सी आर्क समुद्र के आर पार को जो छेद हो जाए, और स्टैक्स मतलब सीधा एक पत्थर हो जाए, तो स्टैक्स। फिर उसके बाद देखिए, ग्लेशियर जो होता है, हमारे पोल पे ग्लेशियर है कि ना, साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे। तो ग्लेशियर आर रिवर ऑफ आइस डेट इरोड एंड कर्व्स वैली, यानी कि हिमनद बर्फ की नदियाँ है जो भूमि को काटकर घाटियाँ बनाती है। व्हेन आइस मेल्ट दीज वैलीज फ्रॉम लेक्स, जब बर्फ़ पिघलती है तो ये घाटियाँ झीलों में बदल जाती है। इसीलिए आपने सुना होगा जितना भी मतलब झील टाइप, बहुत सारा झील, हिमालय पर्वत, इधर पर्वत उस पर्वत पे क्यों है? क्योंकि ऊपर देखिए, जितना ऊपर जाइएगा बर्फ़ रहेगा और वही बर्फ़ ऊपर पिघल जाएगा और ऊपर ग्लेशियर टाइप का बन जाएगा। तो पहाड़ों पे भी ग्लेशियर पिघलता है तो झील बन जाता है, ठीक है ना। डिपोजिट्स मटेरियल आर कॉल्ड मोरैनिज, यानी कि हिमनद द्वारा जमा अवसाद क्या? मोरैन इसको कहते हैं, मोरैन, ठीक है। ये याद रखिएगा, हिमनद द्वारा जमा अवसाद को क्या बोलते हैं? मोरैन या फिर मोरैनिज, ठीक है। और हवा भी देखिए, हवा क्या करता है? बालू को एक जगह से दूसरे जगह उड़ा के लेके जाता है कि ना, उससे जो भी तो पृथ्वी को थोड़ा सा चेंज हो गया। देखिए, वाइंड इरोड एंड डिस्पोजिट सैंड इन डेजर्ट फॉर्मिंग डिफरेंट शेप। वही हवा, जब हवा बालू को उड़ाने लगता है तो अलग अलग शेप में रेगिस्तान में बालू जमा हो जाता है कि ना, है। तो हवा भी पृथ्वी की आकृति चेंज कर दिया कि ना। और ये सब कैसा फोर्सेज है? एक्सोजेनिक, बाहरी। तो पवन रेगिस्तान में रेत को काट कर जमा कर विभिन्न आकार बनाती है, यानी कि लैंड फॉर्म बाय वाइंड इंक्लूडिंग मशरूम रॉक, सडन ड्यून्स एंड लॉसेस। तो देखिए, जो पवन भी है वो भी क्या करता है? पत्थर को मतलब पहाड़ों को काटता है। आप सुने होइएगा अरावली पर्वत, पहले वो बहुत ऊंचा था और वो बहुत पुराना है, लेकिन धीरे धीरे हवा के अक्षय पर्दन कटाव के कारण वो छोटा हो गया है मतलब धंस गया है।
तो क्यों, मतलब हवा भी उसका अपर्दन किया कि ना, तो हवा द्वारा पत्थर का भी अपर्दन होता है, ठीक है ना। तो पवन द्वारा बने स्थल रूप में कुकुरमुत्ता जैसी चट्टान, कुकुरमुत्ता कैसा होता है, ऐसा चट्टान मान लीजिए बन गया, तो कुकुरमुत्ता जैसा चट्टान, रेत के टीला बन गया पहाड़ों में, मतलब अथी में रेगिस्तान में ऐसा रेत के टीला बन जाता है, या फिर लोस शामिल है, लोस एक टाइप का भी आकृति होता है, ठीक है। ये चैप्टर खत्म हो गया। उसका कुछ मतलब शब्दार्थ है। लिथोस्फीयर का मतलब क्या होगा, पृथ्वी के ऊपरी परत, ऊपर पट्टी। मैग्मा क्या होगा, जो पिघला हुआ सेल है, पृथ्वी के अंदर रहेगा तो मैग्मा, बाहर निकलेगा तो लावा। फोकस, पृथ्वी के अंदर जो भूकंप का केंद्र होता है उसको बोलते हैं फोकस, और पृथ्वी के बाहर जो होता है उसको बोलते हैं ईपी सेंटर, पॉइंट अबव द फोकस। इरोजन मतलब मिट्टी को काटना, इरोजन हो गया। और डिस्पोजिशन मतलब वही पदार्थ का कहीं पे जमा कर दिया, मतलब नदी इधर भी जमा कर दी मिट्टी, इधर भी मिट्टी वालों जमा कर दी, तो ये डिस्पोजिशन हो गया, लेइंग डाउन ऑफ मटेरियल। मोरैन किसको बोलते हैं, जो ग्लेशियर जो अवसाद जमा कर देता है ग्लेशियर, उसको मोरैन बोलते हैं। और डेल्टा जो नदी के मुहाने पर जो चीज़ जमा हो जाता है उसको डेल्टा बोलते हैं। और सैंड ड्यून मतलब कि जो रेत का टीला होता है उसको सैंड ड्यून बोलते हैं। अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया। धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।